हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। कल हम लोगों ने बहुत सारा अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किया था। मेरे ख्याल से कल 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और तब मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी कि किस तरह से हम लोगों को दो अलग अलग एस्पेक्ट्स कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना है और अकाउंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वो भी सिखाया था। कल मेरे ख्याल से मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया कि ये जो सेकंड टॉपिक मेरा चालू है जिसका नाम है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, इस टॉपिक में अगर आपने पहले जिसको डेबिट देना है वो लिखने के बजाय पहले जिसको क्रेडिट देना है वो लिख दिया तो आपके मार्क्स कटने वाले नहीं है। इस टॉपिक में पहले डेबिट लिखा रहने दो या फिर पहले क्रेडिट लिखा रहने दो तो भी आपके मार्क्स जनरली काटते नहीं। इसके बाद में जब मैं थर्ड टॉपिक सिखाना चालू करूंगा तब तो लेकिन अपने को आदत रहनी चाहिए कि वी मस्ट ऑलवेज रिकॉर्ड डेबिट फर्स्ट एंड देन वी शुड रिकॉर्ड क्रेडिट। ये अपना अकाउंट्स का बेसिक रूल है कि लिखने के टाइम कैसे लिखने का हमेशा पढ़ने वाले को पता रहना चाहिए कि पहला लाइन मतलब डेबिट रहेगा, दूसरा लाइन मतलब हमेशा क्रेडिट रहेगा। ये हम लोगों ने अपने ऊपर डाला हुआ एक बंधन है। कभी क्रेडिट पहले लिखता हूँ, कभी डेबिट पहले लिखता हूँ। ऐसा करना अकाउंट्स में अलाउड नहीं है। लेकिन क्योंकि ये आपका सेकंड टॉपिक है, अभी तक आपको पूरा पूरा कंट्रोल आया हुआ नहीं है, अभी आप सिर्फ अपने आप को डेवलप करते जा रहे हो, इसके लिए सेकंड टॉपिक में अगर आपने पहले क्रेडिट लिखा बाद में डेबिट लिखा तो भी मार्क्स काटते नहीं है। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मैंने आपको बराबर से सिखाया हुआ है कि पहले से सोचने का कैसे है। तो हम लोग ठीक से सोचेंगे, पहले मन में सोचेंगे बाद में लिखेंगे। अगर अपने को पहले जिसको क्रेडिट देना है वो लिखने का मन किया तो भी उसको सेकंड लाइन में लिखेंगे और फर्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर बाद में फर्स्ट लाइन पे भर देंगे। तो इसका मतलब पढ़ने वाले को कभी नहीं समझेगा कि आपने पहले क्या लिखा था और आपने बाद में क्या लिखा था। तो ये बेसिक पॉइंट जो मैंने आपको कल सिखाया था याद रखिए। एक बार आपको उल्टी आदत लग गई तो बाद में उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट जाता है। उससे अच्छा पहले से अपने आप को सीधी आदत लगा के रखो। अल्टीमेटली अपने को यही आउटपुट चाहिए है। सिंस वी एक्सपेक्ट द आउटपुट ऑफ राइटिंग डेबिट लाइन फर्स्ट देन द लाइन ऑफ क्रेडिट, इट इज बेटर टू थिंक इन द सेम मैनर। ये हमने कल सीखा था और कुछ अलग अलग पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे। चलो आज हम लोग उसके आगे जाने का कोशिश करेंगे और आज मैं आपको एक बहुत अच्छा वाला पॉइंट सिखाने वाला हूं। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी फुल्ली अटेंटिव इन दिस लेक्चर। नोटबुक लिया है सब लोगों ने साथ में? फटाफट से लिखना चालू करेंगे। चलो भैया, हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी फटाफट से देखते हैं। उसके पहले मैं अपने आप को जरा छोटा कर लेता हूँ। किधर गया रे मेरा कर्सर? हाँ जी, मैं अभी यहाँ पे जाके बैठा हूँ। वो जगह काफी अच्छी है। अब मुझे जाना है आगे। यहाँ पे हमने वो अकाउंटिंग सिस्टम विस्टम सब देखा था। ये अपना मस्त टॉपिक है। हमने क्या क्या अलग अलग चीजें देखी थी कि भैया अकाउंट का मतलब क्या होता है। अकाउंट मतलब वो एक एक्टर है। ऐसी अलग अलग चीजें सीखी थी। फिर उसमें हमने वो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच सीखा था। फिर ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर मैंने बोला था कि 3 टाइप के अकाउंट रहते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फिर उसके अंदर हमने सीखा था कि उसका ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कैसे यूज होता है। उसमें हमने देख लिया था कि भैया जब तुम ड्यूअल एस्पेक्ट की बात करोगे तो पर्सनल के लिए क्या बोलना पड़ेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए क्या बोलना पड़ेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बाद में नॉमिनल के लिए बोलना पड़ेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उसके हिसाब से हमने अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करके हो गए थे। हमने ट्रेडिशनल के बाद में मॉडर्न अप्रोच भी सीखा था। मॉडर्न अप्रोच का प्रॉब्लम मैं कल करने वाला हूँ, आज मॉडर्न अप्रोच का प्रॉब्लम करने वाला नहीं हूँ। तो कल उसका रिवीजन करूंगा, आज उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। अभी मेरे ख्याल से हमने ये भी सब देखा था। ये मॉडर्न अप्रोच का स्पेशलिटी था। वेरी गुड। ये दुनिया भर के अलग अलग चीजें और ये कल के प्रॉब्लम से अगर आपको याद रहेगा तो। हाँ जी, यस, अभी मुझे करना है ये वाला प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आपने गलती से पीकअप देखा रहेगा कि मैं आज क्या सिखाने वाला हूँ। एक जीआईएफ आपको मिलने को आने वाला है लेकिन वो बाद में, पहले हम लोग पहला प्रॉब्लम करेंगे। आज का पहला प्रॉब्लम कभी का है, आपके टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है। लेट मी सी, पेज नंबर 27 एंड ये एक्टिविटी नंबर 2 है। पेज नंबर 27 का एक्टिविटी नंबर 2 मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ। तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आपके साथ में है, नोटबुक आपके साथ में है और आपका दिमाग मेरे साथ में है। चलिए लेट अस स्टार्ट। ओके, कहाँ पे जाने वाला हूँ मैं? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स, क्लासिफाई द अकाउंट्स एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। तो अपने को टेबल वैसे ही बनाने का है, ट्रांजेक्शन अलग अलग दिए हुए हैं। चलो भाई फटाफट से स्टार्ट करेंगे। क्या क्या होता है इस ट्रांजैक्शन में? हाँ जी, मेरा टेबल रेडी है। सीरियल नंबर, टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन, रूल्स एंड बाद में विच अकाउंट इज डेबिटेड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये मुझे डिस्कस करना है। हाँ जी, चलो जी, ओके जी, लेट अस स्टार्ट जी। हाँ, ओके। पहला ट्रांजेक्शन कौन सा है? कमिंस बिजनेस विथ कैश ₹90,000। कमिंस बिजनेस विथ कैश, बिजनेस चालू किया, कैश कितनी है? 90,000 की। कैश कहां से आई रहेगी बिजनेस के पास? तो ये सीधा बताने के बजाय टेढ़ा बताया हुआ है।
सीधे मुंह खाना नहीं खा रहे हैं, बल्कि टेढ़ा हाथ घुमा फिरा के खाना खा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कमिंस बिजनेस विद कैश ₹90,000। इसका रियल मतलब क्या है? प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹90,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश, या फिर प्रोप्राइटर गेव ₹90,000 इन कैश फॉर द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। ये बेसिक सेंटेंस है। एक ही सेंटेंस इंग्लिश में दो अलग अलग तरीके से बोला है। अकाउंट्स बोलेगा आप मुझे डायरेक्टली बोल दो कमिंस बिजनेस विद कैश ₹90,000, नहीं तो लंबा चौड़ा सेंटेंस बताओ, प्रोप्राइटर कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ ₹90,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश टू स्टार्ट द बिजनेस। ऐसा लंबा सेंटेंस बोलो, आप कैसे भी बोलो, ये आपका लैंग्वेज है फॉर द पर्पज ऑफ टॉकिंग टू ह्यूमंस। लेकिन मैं अकाउंटेंट हूं, मुझे अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ बात करनी है। कौन सी इंस्टीट्यूशन? गवर्नमेंट। कौन सी इंस्टीट्यूशन? बैंकर्स। कौन से इंस्टीट्यूशन? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। इन लोगों के पास आपका स्टोरी सुनने को टाइम नहीं है, उनको स्प्लिट सेकंड में फटाफट से डिसीजन लेने का रहता है। आपका टैक्स लायबिलिटी कितना है, आपको लोन सैंक्शन करे कि ना करे, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट ना करे कि ना करे। तो आपका पूरा स्टोरी सुनते बैठेंगे, जिसमें आपने बहुत सारा अपना लैंग्वेज का जो स्किल्स है उसको यूज किया रहेगा, तो उनको घंटा लाएगा, उनको समझेगा नहीं। वो बोलते हैं हमको क्विक फटाफट से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके हिसाब से आपका लैंग्वेज डेवलप करके दो। हमने बोला ठीक है, हम लोग अकाउंटेंट लोग हैं, हम लोग सुपरमैन लोग हैं, हम लोग अलग अलग चीजें कर सकते हैं, हमको पता है क्या करने का क्या नहीं करने का। हमने एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज डिजाइन किया है। आप इंग्लिश में कुछ भी बोलो, कमिंस बिजनेस विद कैश, प्रोप्राइटर कंट्रीब्यूटेड कैश ऑफ ₹90,000 फॉर द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, कुछ भी बोलो, हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अकाउंट्स बोलेगा कि इट इज बेसिकली टू एस्पेक्ट्स। कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए हैं? नंबर वन, एक मिनट जरा पेन का कलर चेंज करता हूं तो फिर बाद में जरा इजी हो जाएगा ये जी। ओके ओके, हाँ जी। तो पेन का कलर अपना है येलो रखेंगे। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो गया। पहला वाला कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया है, क्योंकि आपके बिजनेस में आपने कैश लाई हुई है। और दूसरा कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो गया है, क्योंकि आपने बिजनेस में कैपिटल लाया हुआ है। प्रोप्राइटर इज द गिवर। सो टू एस्पेक्ट्स कौन सा है? अरे टू एस्पेक्ट कॉलम में लिखना चाहिए था। एक मिनट रुकिए, इसको जरा चेंज कर देता हूं। हाँ जी, ओके। टू एस्पेक्ट्स लिखना है, मैंने डायरेक्टली टू अकाउंट्स लिख दिए थे। टू एस्पेक्ट कौन सा है? कैश इज कमिंग इन, and proprietor is the giver. सो टू अकाउंट्स कौन से हैं? दो अकाउंट जो अपने चलने वाले हैं, दे अकाउंट्स है नंबर वन कैश अकाउंट और नंबर टू कैपिटल अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन क्या बोलता है? कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और कैपिटल अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश इज कमिंग इन, इसके लिए मैंने डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगाया। रियल अकाउंट का और एक रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन कैश इज कमिंग इन, इसके लिए मैंने क्रेडिट का रूल नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे डेबिट का रूल लगाया हुआ है। नेक्स्ट, प्रोप्राइटर इज द गिवर, मतलब मैं कहूंगा रूल कौन सा लगेगा? गिवर पर्सनल अकाउंट, गिवर पर्सनल अकाउंट मतलब क्रेडिट द गिवर। सो आई विल स्पेसिफाई द रूल इज क्रेडिट द गिवर। तो which account is debited? Cash account is debited. And which account is credited? Capital account is credited. Next, deposited cash into Dena Bank ₹9,000. Deposited cash into Dena Bank ₹9,000. क्या करना पड़ेगा? कैश इज डिपॉजिटेड इन बैंक, एंट्री क्या हो जाएगा आपका? मेरे ख्याल से देना बैंक में पैसा जा रहा है, मतलब देना बैंक इज द रिसीवर। देना बैंक में पैसा जा रहा है मतलब देना बैंक इज द रिसीवर, और अपने पास से कैश जा रही है मतलब कैश इज गोइंग आउट। सो आई कैन स्पेसिफाई कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए हैं। एक देना बैंक अकाउंट अफेक्ट हो गया है और एक कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया है। देना बैंक जो अफेक्ट हो गया है वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, मतलब मेरे ख्याल से वहां पे मुझे बोलना पड़ेगा देना बैंक इज द रिसीवर। सो बैंक इज द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट। सो क्लासिफिकेशन क्या होगा आपका? आपका क्लासिफिकेशन होगा देना बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट। सो रूल्स क्या बन जाएंगे? देना बैंक इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर।
एंड कैश इज गोइंग आउट, सो रियल अकाउंट का रूल यूज करना पड़ेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट किसको देंगे हम लोग? देना बैंक अकाउंट को देंगे, और क्रेडिट किसको देंगे हम लोग? कैश अकाउंट को देंगे। ओके, सो पहला ट्रांजेक्शन पूरा हो गया, दूसरा ट्रांजेक्शन भी पूरा हो गया। नेक्स्ट वन, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1500। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1500। तो इसका मतलब अभी अपने पास कैश आ रही है, और कहां से आ रही है कैश? हवा में से तो नहीं आ रही है, बैंक में से आ रही है। सो बैंक इज द गिवर। सो आई कैन स्पेसिफाई कि कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए। कैश आ रही है मतलब कमिंग इन है, कमिंग इन है मतलब उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो पहले लिखने के टाइम में कैश लिख दूंगा, और बैंक में से पैसा निकल रहा है, सो बैंक इज द गिवर, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। सो टू एस्पेक्ट कौन से हो गए? पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, कैश इज कमिंग इन एंड बैंक इज द गिवर। कैश इज कमिंग इन एंड बैंक इज द गिवर। इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा अपना? इसका क्लासिफिकेशन होगा कैश अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट अपना पर्सनल अकाउंट है। तो रूल्स कौन से हो जाएंगे? कैश इज कमिंग इन, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, और डेबिट व्हाट कम्स इन। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा, इरेजर इधर है, हाँ जी, और फिर से वापस पेन पे आना है। चलिए, सो आई स्पेसिफाई डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगा दूंगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड पर्सनल अकाउंट को कौन सा रूल लगा दूंगा? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो भैया अकाउंट कौन से हो जाएंगे? डेबिटेड अकाउंट कौन सा है? डेबिटेड अकाउंट रहेगा कैश अकाउंट, और क्रेडिटेड अकाउंट कौन सा रहेगा? बैंक अकाउंट। ओके, अगर आप दिमाग चलाओगे आपको समझेगा, ये जो सेकंड एंट्री है और थर्ड एंट्री है, सेकंड ट्रांजैक्शन है और थर्ड ट्रांजैक्शन है, उनका स्पेशलिटी क्या है? देखो, सेकंड ट्रांजैक्शन थर्ड ट्रांजैक्शन में एक है कैश अकाउंट और एक है बैंक अकाउंट। कभी बैंक गिवर है, कभी बैंक रिसीवर है। अभी के लिए ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूं, बट एक इंपॉर्टेंट चीज बोल के रखता हूं, जो आगे चल के जब मेरा जर्नल का टॉपिक खत्म होगा और मेरा सब्सिडरी बुक्स का टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद में कैश बुक नाम का टॉपिक मुझे करना है, उस वक्त मैं बोलूंगा कि मैंने आपको ये सिखाया हुआ था। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री कैसे लिखते हैं? सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर सी लिखते हैं। ये कॉपीराइट वाला सी नहीं है, सर्कल ड्रॉ करके सी लिखा, इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। सर क्या रहता है कॉन्ट्रा एंट्री? आज के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि आगे चल के अपने को कॉन्ट्रा एंट्री सीखना है। उसको कॉन्ट्रा क्यों बोलते हैं बाद में बताऊंगा। कॉन्ट्रा एंट्री का स्पेशलिटी क्या रहता है? जिसके अंदर जो दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं वो हमेशा कैश और बैंक रहते हैं। तो जिस एंट्री में एक इफेक्ट कैश अकाउंट को गया है, दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट को गया है, फिर वो डेबिट रहेगा क्रेडिट रहेगा, उससे फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो दो अकाउंट अफेक्ट हो गए वो कैश और बैंक यही है, तो समझ जाने का आप किसकी बात कर रहे हो? कॉन्ट्रा एंट्री की बात कर रहे हो। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? अभी के लिए इतना ही काफी है कि कॉन्ट्रा एंट्री अपने को मिलने को आने वाला है। आज उसने अपने को पहला दर्शन दिया हुआ है, उसका विराट रूप अपने को उसने अभी तक दिखाया नहीं है, बाद में दिखाने वाला है, तब हम आराम से उसको समझ के लेंगे। आज याद रखेंगे कि अपने को भगवान ने पहले दर्शन दे दिए, कॉन्ट्रा एंट्री नाम का चीज आज अपने को पेज नंबर 27 एक्टिविटी नंबर 2 वाले प्रॉब्लम में पहली बार नजर आया था, आगे चल के फिर से नजर आएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट, तब हम उसका डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। अभी सिर्फ याद रखना कि आनंद सर ने अपने को कॉन्ट्रा एंट्री ये लेक्चर में बताया हुआ था। आपके जो दोस्त लोग कॉलेज में हैं या फिर क्लासेस में आपके साथ पढ़ रहे हैं और शायद उन्होंने ये टॉपिक अभी चालू किया रहेगा, उनको बता देना भैया आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो आगे होने वाला है वो अभी से देख सकते हो, क्योंकि आपके पास स्पेशल दृष्टि है, आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो। ओके, चलिए जी, मैं कहाँ पे जा रहा था? परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मंदार ₹12,000। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मंदार, दे हैव यूज्ड द वर्ड परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मंदार. They have not said purchase goods for cash. Since they have not told whether the goods are purchased on cash or not, and they have also told the name of the party from whom you have purchased the goods. I repeat, since they have not told whether the goods are purchased on cash or not,
and they have given you the name of the party from whom you have purchased the goods, we can safely assume that these goods were purchased on credit basis. I repeat, these goods were purchased on credit basis. हाँ, अगर वो ऐसा बोलते थे परचेज गुड्स ऑन कैश तो काम खत्म, तो हम लोग क्रेडिट उसको अज्यूम ही नहीं कर सकते थे. उन्होंने क्लियरली बोल कर रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मंदा ₹12,000, कैश पे किया या फिर नहीं किया, कुछ बोला हुआ नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि शायद पेमेंट बाकी है. तो आई स्पेसिफाई परचेसेस इज एन एक्सपेंडिचर और परचेसेस एक्सपेंडिचर. एंड मंदार इज द गिवर. टू अकाउंट्स कौन से हैं? परचेसेस अकाउंट एंड मंदार अकाउंट. परचेस अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है. एक्सपेंस अकाउंट मतलब हो गया कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. और मंदार अकाउंट पर्सनल अकाउंट है. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? गिवर बनने के टाइम क्रेडिट द गिवर. तो डेबिट किसको कर देंगे? परचेसेस अकाउंट. और क्रेडिट किसको कर देंगे? मंदार अकाउंट. हो गया अपना फोर्थ ट्रांजैक्शन. अब करेंगे फिफ्थ ट्रांजैक्शन. पेड सैलरी ₹2,900. पेड शब्द कौन सा यूज किया है? पेड. इसका मतलब उन्होंने कैश में से पेमेंट कर दिया है, तो मैं कह सकता हूं सैलरी इज आवर एक्सपेंडिचर एंड कैश इज गोइंग आउट. तो सैलरी इज एक्सपेंडिचर एंड कैश इज गोइंग आउट. मतलब क्या करना पड़ेगा? रे कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो गया? सैलरी अकाउंट अफेक्ट हो गया एंड कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया. तो सैलरी अकाउंट को क्या बोलूंगा? सैलरी अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है. और कैश अकाउंट मेरा रियल अकाउंट है क्योंकि कैश इज एन एसेट. फिर मैं अपने आप को पूछूंगा उसको डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं. मैं पूछूंगा सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल रहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो अगर ये सैलरी अपना इनकम रहेगा तो इन दैट केस इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? इसको क्रेडिट ट्रीट करेंगे. बट यहाँ पे तो सैलरी हमने पे किया हुआ है, मतलब अपना एक्सपेंडिचर है, तो हम इसको खर्चा कंसिडर करेंगे. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एंट्री कौन सा हो गया तुम्हारा? यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड कैश इज गोइंग आउट. रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो कैश इज गोइंग आउट, दैट मीन्स it will have to be credited cash account. Okay, next point. Received interest ₹4,000. Received interest ₹4,000. तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? इंटरेस्ट इज आवर इनकम. रिसीव्ड बोला है, रिसीव्ड मतलब अपना इनकम हो गया है. हाँ सर, तो मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट अकाउंट इज इनकम. बोलूंगा शाबाश. पर अपना क्या डिसाइड किया हुआ है? जो डेबिट रहेगा वो पहले लिखने का, क्रेडिट रहेगा बाद में लिखने का. नहीं सर, मुझे इंटरेस्ट शब्द पहले नजर आया, इसके लिए मैं इंटरेस्ट को लिखता हूँ. मैं बोलूंगा ठीक है ना, लेकिन कुछ तो पूछ अपने आप को कि इंटरेस्ट पे किया है कि रिसीव किया है. रिसीव किया है तो इनकम है, इनकम मतलब क्रेडिट ही करना पड़ेगा. तो अगर तुझे इंटरेस्ट से ही स्टार्ट करना है तो प्लीज याद रख तुझे क्रेडिट साइड में लिखने का, मतलब सेकंड लाइन पे लिखने का है. तो आई राइट हियर इंटरेस्ट इज इनकम. ये क्रेडिट में लिखा है हमने. और डेबिट में क्या रहेगा? कैश इज कमिंग इन. तो आपके पास ये कैश अकाउंट है और आपके पास ये इंटरेस्ट अकाउंट है. कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है और इंटरेस्ट अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है. रूल्स कौन से बन जाएंगे फिर? कैश अकाउंट रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो डेबिट किसको पड़ गया रे? कैश अकाउंट को डेबिट दे दूंगा. और क्रेडिट किसको दे दूंगा? इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट दे दूंगा. सबको समझा क्या? मेरे ख्याल से ऊपर के एक पॉइंट में मुझे एक छोटा चेंज करना पड़ेगा. कैश इज गोइंग आउट नहीं बोलूंगा, वो मेरा लिख के हो गया है. तो लिखूंगा मैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके,
रूल लिखना है तो रूल लिखेंगे इसके लिए बाकी क्वेश्चन। सो हियर यू कंप्लीट द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, चिंटू पिंटू क्वेश्चन है। एक्टिविटी नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 27 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अगर नहीं समझा रहेगा तो क्या करना है कि आपको पता है, कल फिर से एक बार लेक्चर भी खत्म होने दो, रात को आराम से सो जाओ, कल सुबह उठने के बाद एक बार लेक्चर फिर से बार देख लेने का, नोटबुक बराबर से पूरा कर देने का। ओके चलो भाई, अब मैं अगला लेक्चर की बात करने, अगला क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ, बट उसके पहले आपको मुझे कुछ गिफ्ट देना है। मैंने आपको कुछ गिफ्ट देने का मन कर रहा है, जरा ठीक से देखिए। मैं 2 मिनट के लिए अपने आप को जरा हाइड कर देता हूँ, सो दैट यू कैन फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन। यू नीड नॉट लुक एट मी। जरा ठीक से देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, और ये देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। देखा सबने? वेरी गुड। क्या दिख रहा है यहाँ पे? मेरे ख्याल से शायद ये न्यूयॉर्क का, नहीं तो किसी अमेरिका के किसी शहर का, प्रॉब्ली कोई तो ब्रिज रहेगा, शायद कैलिफोर्निया का भी रह सकता है। मैं तो अभी ये जगह पे तो गया नहीं हूँ, तो आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन एक क्लैरिटी नजर आता रहेगा कि जहां पे वो चश्मा है, जहां पे वो ग्लासेस है, उधर से जब गाड़ी जाती है तो अपने को क्लियरली दिखती है, और बाकी जब ग्लासेस नहीं है वहां पे सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। यानी कि ग्लासेस की वजह से आपका विजन क्लियर हो रहा है। तो सर आप ये क्यों हमको बता रहे हो? अपना थोड़ी साइंस का कुछ तो क्लास है, अपने को तो भैया अकाउंट्स का काम करना है, तो इसमें ग्लासेस का क्या संबंध आता है? तो ग्लासेस का संबंध ऐसा है कि जिस तरह से ग्लासेस की वजह से आपको धुंधला धुंधला नहीं नजर आ रहा है, आपको क्लियर नजर आ रहा है, उस तरह से अकाउंटेंट का दिमाग लगाओगे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में जहां पे बाकी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वहां पे आपको क्लैरिटी नजर आएगी। लेट मी सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस। देखिए क्या सिचुएशन है, बाकी लोग क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हो, आपको खुद को खुद फटाफट से समझ में आएगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग भी बाकी लोगों जैसा सोचना चालू करोगे, लेकिन फिर क्योंकि आप अभी क्लियरली सोचना चालू कर रहे हो, क्योंकि आप अकाउंट्स का चश्मा डाल के बैठने वाले हो, उसकी वजह से जो बाकी लोगों का विजन रहेगा वैसा आपका विजन नहीं रहने वाला है। आपका विजन चेंज होगा, क्योंकि आपके पास अभी अकाउंटेंट के ग्लासेस है। योर विजन इज क्लियर। लुक एट द ट्रांजेक्शन। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर आनंद। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर आनंद, तो बाकी लोगों के हिसाब से देखेगा तो इसमें कौन से अकाउंट्स नजर आ रहे हैं? बाकी लोगों को 2 अकाउंट नजर आ रहे हैं, एक परचेस अकाउंट और आनंद अकाउंट। अकाउंटेंट बोलेगा शाबाश, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, परचेस अकाउंट मुझे भी नजर आता है, और आनंद अकाउंट मुझे भी नजर आता है। तो यहाँ पे लोगों को जो दिख रहा है वो अकाउंटेंट को दिख रहा है, लोगों को कुछ धुंधला धुंधला नहीं दिख रहा लगता है। देयर इज नो प्रॉब्लम। सेकंड ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अभय। तो बाकी लोग बोलेंगे सर यहाँ पे दिख रहा है हमको, क्या गुड्स जा रहे हैं? गुड्स के लिए हमने आपको कल ही बात किया था कि गुड्स का 4 अकाउंट बनता है, गुड्स का खुद का गुड्स अकाउंट नाम का अकाउंट नहीं बनता है। परचेसेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ऐसे 4 अकाउंट बनते हैं। तो सर वो सेल वाला अकाउंट बन जाएगा, और ये अभय को गुड्स बेचे हुए हैं, तो बाकी लोगों को भी क्या दिख रहा है? एक अभय अकाउंट है और एक सेल्स अकाउंट है। अकाउंटेंट बोलेगा शाबाश, तुम लोगों को बराबर दिख रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास भी अभय अकाउंट है और सेल्स अकाउंट है, और मेरे पास भी अभय अकाउंट है और सेल्स अकाउंट है। फिर कोई बोलेगा सर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये वाला ट्रांजैक्शन आपके सामने रख दिया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो सर इस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो गए? जो अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं है वो लोग बोलेंगे सर शायद बैंक अकाउंट है और शायद कैश अकाउंट है। अकाउंटेंट बोलेगा शाबाश, तुम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं हो, फिर भी तुम बराबर बोल रहे हो कि एक बैंक अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। वेरी नाइस। मैं अकाउंटेंट का चश्मा डाल के जो चीज देख रहा हूं वो तुमको भी दिख रही है, अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आगे देखो, अभी ट्रांजेक्शन चेंज होने वाला है। आगे क्या होने वाला है देखो, परचेस गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर आनंद। परचेस गुड्स फॉर कैश, परचेस बोला है, कैश बोला है, और आनंद भी बोला है। 3 अलग अलग अकाउंट का नाम यहां पे आ गया है। परचेस भी है, आनंद भी है, और कैश भी है। तो जो कॉमन लोग हैं जिन्होंने अकाउंट्स का पढ़ाई नहीं किया है, जो आपके जैसे होशियार बच्चे नहीं है, जो यूट्यूब पर से अकाउंट्स का पढ़ाई करने को नहीं आते हैं, जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, शायद बोलेंगे सर ना यहाँ पे शायद परचेस अकाउंट है और कैश अकाउंट है। कोई बोलेगा नहीं सर, आनंद का नाम दिया है ना, तो परचेस अकाउंट भी और आनंद अकाउंट भी है। तो सर इसका मतलब लगता है इस ट्रांजैक्शन में 2 नहीं बल्कि 3 अकाउंट अफेक्ट हो गए हैं। तो ये क्या हो गया, बाकी के लोगों को अभी धुंधला धुंधला दिखना चालू हो गया है, उनको क्लियर विजन नहीं है। नाउ दैट सेंटेंस ऑफ इंग्लिश इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन देयर माइंड।
द इंग्लिश सेंटेंस इज टेलिंग देम परचेज गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर आनंद, परचेज गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर आनंद। उनको लग रहा है शायद परचेस अकाउंट ले लूं और कैश अकाउंट ले लूं, किसी को लगेगा नहीं सर परचेस अकाउंट ले लूं आनंद अकाउंट ले लूं, किसी को लगेगा नहीं सर परचेस अकाउंट भी ले लूं, कैश अकाउंट भी ले लो और साथ साथ में आनंद अकाउंट भी ले लो। ऐसा किसी किसी के मन में आएगा, लेकिन आप जैसे होशियार बच्चे बोलने वाले हैं नहीं भैया, अगर ऐसा ट्रांजैक्शन रहेगा तो अपने को आनंद को याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले ट्रांजैक्शन में हमने आनंद को याद रखा था, क्यों? क्योंकि वहां पे गुड्स कैसे थे, क्रेडिट वाले थे। दूसरे ट्रांजैक्शन में हम आनंद को भूल जाएंगे क्योंकि अभी ट्रांजैक्शन कौन सा है, कैश वाला है। कल मेरे ख्याल से मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था कि हम दुकान में गए, चॉकलेट के लिए पैसा दिया, चॉकलेट लेके आए, दुकानदार का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुकान में गए, चॉकलेट लेके आए, दुकानदार को बोला बाद में पैसा देता हूं, तो दुकानदार भी तुम्हारा नाम याद रखेगा क्योंकि खाते में लिख के रखना है, और आपको भी याद रखना पड़ेगा कि इस दुकानदार को पैसा देना है। किसी अलग दुकानदार को पैसा देके बाद में आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब जब क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन रहता है तो पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब लेमैन बोलेगा परचेस अकाउंट मुझे चाहिए, अकाउंटेंट बोलेगा हाँ मुझे भी परचेस अकाउंट चाहिए। लेमैन बोलेगा मुझे कैश अकाउंट चाहिए, अकाउंटेंट बोलेगा हाँ जी मुझे भी कैश अकाउंट चाहिए। लेमैन बोलेगा कि मुझे आनंद अकाउंट चाहिए, अकाउंटेंट बोलेगा अरे भैया आनंद अकाउंट को क्यों पकड़ रहे हो, तुमने कैसे परचेस किया है, तुमने कैश पे परचेस किया है तो आनंद अकाउंट को देखने की जरूरत नहीं है। तो फिर से 2 ही अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, 3 अकाउंट अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। भले ही इंग्लिश में दिए हुए ट्रांजैक्शन में 3 लोगों का नाम आ गया, परचेसेस का नाम आ गया, कैश का नाम आ गया और आनंद का नाम आ गया, तो भी अकाउंटेंट ने फिल्टर लगा दिया है, उसका चश्मे का फिल्टर है और उसको भी क्लियर नजर आता है 2 ही अकाउंट अफेक्ट होने वाले हैं, परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट। आनंद अकाउंट अफेक्ट होने वाला नहीं है। लेट मी कंसिडर नेक्स्ट एग्जांपल, सोल्ड गुड्स ऑन कैश टू मिस्टर अभय। ऊपर भी सोल्ड गुड्स था, नीचे भी सोल्ड गुड्स है, ऊपर मिस्टर अभय था, नीचे भी मिस्टर अभय है, लेकिन ऊपर क्रेडिट बोला था, क्रेडिट बोला था, अब कैश बोला है, अब कैश बोला हुआ है। क्रेडिट रहेगा तो पार्टी का नाम याद रखना पड़ता है, कैश बोलेंगे तो पार्टी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब लेमैन बोलेगा अरे लगता है शायद इसमें कैश अकाउंट है, अरे लगता है शायद इसमें सेल्स अकाउंट है, और लगता है शायद इसमें अभय अकाउंट भी है। तो लेमैन, कॉमन मैन, जिसकी आंखों के सामने अकाउंट्स का चश्मा नहीं है, जिसको अकाउंट्स का लैंग्वेज कैसे यूज करते पता नहीं है, उसको धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, उसका विजन क्लियर नहीं है। लेकिन आप लोग अभी अकाउंट का चश्मा डाल के बैठे हो, आपको पता है कि भैया मुझे कैश अकाउंट लगेगा क्या, हाँ जी कैश अकाउंट लगेगा क्योंकि कैश इज कमिंग इन। मुझे सेल्स अकाउंट लगेगा क्या, हाँ क्योंकि ये गुड्स का स्पेशल टाइप का ट्रांजैक्शन है तो इसको भी लगेगा। लेकिन मुझे अभय अकाउंट लगेगा क्या, अकाउंटेंट बोलेगा नहीं लगेगा अभय अकाउंट, क्यों? क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट, परचेस फर्नीचर ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर सुतार। परचेस आ गया, कैश आ गया, मिस्टर सुतार आ गया, वो भी लगा सर परचेस, परचेस इसका मतलब परचेस अकाउंट लगाने का। मैं बोलूंगा ये राजा बिल्कुल नहीं है, इतना भी लेमैन मत बन। अपने को लेमैन रहेगा तो समझ में आता है, केवमैन नहीं बनने का है, जंगल का आदमी नहीं। तो ये तो मालूम रहना चाहिए कि परचेस अकाउंट कब यूज करते हैं, परचेस अकाउंट सिर्फ गुड्स का ट्रांजैक्शन रहेगा तो ही यूज करते हैं। गुड्स का ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जिस चीज में तुम्हारा बिजनेस डील कर रहा है, जो चीजें बेचने के लिए, खरीदी करने के लिए, बनाने के लिए तुमने बिजनेस चालू किया है, उसका ट्रांजैक्शन मतलब गुड्स का ट्रांजैक्शन। और गुड्स का ट्रांजैक्शन रहेगा तो परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये 4 में से कोई एक अकाउंट उनको यूज करना अलाउड है। अगर तुम्हारा ट्रांजैक्शन गुड्स का ट्रांजैक्शन नहीं है तो तुमको परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट यूज करना अलाउड नहीं है। दीज आर स्पेशल अकाउंट्स। तो यहाँ पे फर्नीचर को परचेस किया हुआ है, फर्नीचर को परचेस किया, इसका मतलब तुमने गुड्स के साथ डील नहीं किया हुआ है। यू आर परचेसिंग समथिंग विच यू आर नॉट गोइंग टू सेल टू समबडी एल्स, यू आर परचेसिंग समथिंग विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर योर ओन बिजनेस। मतलब ये तो गारंटी हो गया कि परचेस अकाउंट को हाथ नहीं लगाएंगे। अभी हम लोग केवमैन नहीं है, आदिवासी जंगल के लोग नहीं है, हम लोगों को ये पता है कि बाबा यहाँ पे गुड्स अफेक्ट नहीं हुआ है, मतलब परचेस अकाउंट को तो हम हाथ लगा नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी मन में आ रहा है सर परचेस नहीं है तो भी फर्नीचर अकाउंट है और कैश अकाउंट है, और सर मिस्टर सुतार करके नाम दिया हुआ है ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो रिलेवेंस रहेगा। अब इंग्लिश में इतना बोल रहे तो अकाउंट में भी डाल देंगे सुतार का नाम। मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मिस्टर सुतार को कंसिडर मत करो। क्यों कंसिडर मत करो? क्योंकि ये कैश का ट्रांजैक्शन है, कैश का ट्रांजैक्शन रहेगा तो पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो फर्नीचर अकाउंट को ले लो क्या? हाँ ले लो। और कैश अकाउंट को ले लो क्या? हाँ ले लो। लेकिन सुतार अकाउंट को लो क्या? मत लेना। क्यों? क्योंकि वो पार्टी का नाम है। सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सर इधर ना मिस्टर सुतार, कितना मस्त स्पेलिंग है सर, SUTAR, सुतार का मतलब फर्नीचर वाला सर, तो उसका नाम ले लेता हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। मैं बोलूंगा ठीक है, लेकिन वो बाद में नरेशन में लिखना। सर नरेशन का मतलब क्या है? फर्स्ट टॉपिक में सिखाया हुआ था, सेकंड लेक्चर में सिखाया था, ग्रीन कलर के 3 बॉक्सेस थे। एंट्री का मतलब क्या, नरेशन का मतलब क्या? नरेशन मतलब शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन विच इज जनरली स्टार्टेड विद द वर्ड बीइंग और इट इज स्टार्टेड विद द वर्ड फॉर। फर्स्ट टॉपिक का सेकंड लेक्चर जरूर से देख लीजिए, अगर याद नहीं आता रहेगा तो नरेशन में अगर चाहिए तो सुतार का अकाउंट लिख सकते हैं। मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एक परचेस मतलब नॉमिनल अकाउंट है, दूसरा एक रियल अकाउंट है, और तीसरा एक पर्सनल अकाउंट है। यहां पे भी देखो, एक कौन सा रियल अकाउंट है, एक कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, एक कौन सा पर्सनल अकाउंट है। यहां पे भी देखो, रियल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट है। आई होप यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो ऐसे सब जगह पे पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन, ये नरेशन में जाएगा, ये भी नरेशन में जाएगा। पार्टी का नाम ऐसे वक्त जरूरत रहता नहीं है। अगर तुमको पार्टी के नाम से बड़ा प्यार रहेगा तो तुम इसको जर्नल के अंदर एंट्री में नहीं लिख सकते हो, जर्नल के अंदर एंट्री के नीचे उसके एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो, बीइंग फर्नीचर परचेस फ्रॉम मिस्टर सुतार ऑन कैश, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम मिस्टर आनंद फॉर कैश। ऐसा आप कर सकते हो। आनंद के नाम से बड़ा प्यार रहेगा, अभय के नाम से प्यार रहेगा, सुधार के नाम से प्यार रहेगा तो लिखिए, लेकिन एंट्री में नहीं, उनका अकाउंट नहीं क्रिएट होगा। उनका नाम मैक्सिमम कहां पे आ सकते हैं? नरेशन में आ सकते हैं कि भैया बाद में पूछा अगर किसी ने, अच्छा ये फर्नीचर किसके पास से परचेस किया, कौन सा दुकानदार था, हाँ तो सर मेरे पास डिटेल्स रहना चाहिए, बट एंट्री में नहीं है, एंट्री के नीचे नरेशन में। सो एक आधा अधूरा रूल बनते जा रहा है। अभी तक पूरा रूल नहीं बनेगा क्योंकि और आगे अपने को बहुत सारा चीज सीखने का है। बट जिस ट्रांजेक्शन में, सुनिए ठीक से मैं क्या बोल रहा हूं, जिस ट्रांजेक्शन में एक नॉमिनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक पर्सनल अकाउंट, या तो 2 रियल अकाउंट और एक पर्सनल अकाउंट, ऐसा कुछ क्रिएट हो जाता है, एनी ट्रांजेक्शन विच इज अफेक्टिंग 1 नॉमिनल अकाउंट, 1 रियल अकाउंट एंड 1 पर्सनल अकाउंट, or any other transaction which is affecting 1 real account, other real account and personal account, ऐसा कुछ दिखता रहेगा तो in both these situations personal account goes in narration, personal account doesn't come in the entry. ओके अभी मैंने आपको आधा दो रूल सिखाया हुआ है, पूरा रूल अभी तक सिखाया नहीं है। आगे जैसे जैसे जाते जाऊंगा वैसे वैसे अगला रूल का पार्ट करूंगा। सो हियर वी हैव कंसीडर्ड सर्टेन पॉइंट्स, लेट मी कंसीडर सम मोर एक्स्ट्रा पॉइंट्स। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, तो कॉमन मैन क्या बोलेगा? सर मुझे दिख रहा है ना, रेंट भी दिख रहा है, और सर मुझे कैश भी दिख रही है, और सर मुझे लैंडलॉर्ड भी दिख रहा है। मैं बोलूंगा शाबाश, लेकिन तू लेमैन है, तुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है, जो चीजें दिखनी नहीं चाहिए वो भी तुझे दिख रही है। अकाउंट्स के बुक्स में आने के टाइम तुझे याद रखना पड़ेगा कि जिसकी जरूरत है वही यहाँ पे आएगा जर्नल एंट्री में, उसी का अकाउंट बनेगा, बाकी सब लोग को हम स्टोरी में लेके आने वाले नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट है? रेंट अकाउंट है। खर्चा है क्या? हाँ खर्चा तो है, चलो भैया ठीक है, फिर रेंट अकाउंट को ले लेता हूँ। अकाउंटेंट बोलेगा तुझे भी दिखा, मुझे भी दिखा, तूने लिखा मैं भी लिखूंगा। नेक्स्ट कैश अकाउंट, कैश जा रही है, करेक्ट, तो कैश अकाउंट तुझे भी दिखी, मुझे भी लिखी, तूने भी लिख लिया और मैंने भी लिख लिया। लैंडलॉर्ड, तुझे भी दिखा, मुझे भी दिखा, तूने लिखा, मैं तो लिखने वाला नहीं हूं, और अगर मुझे लिखने का बड़ा शौक रहेगा तो मैं कहां पे लिखूंगा? नरेशन में लिखूंगा, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। सो आई कैन कंसिडर a simple rule: 1 nominal account, rent is our expenditure; 1 real account, cash is our real asset or asset account; and landlord is personal account. Personal account goes in narration. जो रूल मैंने आपको पिछले स्लाइड में सिखाया था वही रूल यहाँ पे सामने नजर आ रहा है। लेट मी कंसिडर वन मोर थिंग, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम टाटा बाय बैंक ट्रांसफर। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट किया है मैंने रूल को, सिचुएशन को। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम टाटा बाय बैंक ट्रांसफर, मतलब टाटा के कंपनी ने, जिसके पास जिसके शेयर हमने परचेस करके रखे थे, वो कंपनी ने अपने को डिविडेंड दिया, लेकिन कैसे दिया है? कैश में नहीं दिया, चेक नहीं बना के दिया, हमने अपना अकाउंट डिटेल्स उनको देकर रखा था, उन्होंने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दिया, काम खत्म। उन्होंने डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर कर दिया, काम खत्म। मैं बोलूंगा ठीक है, मतलब एक बैंक अकाउंट, अदर्स लेमैन कॉमन मैन उसको बैंक अकाउंट दिखेगा, हम बोलेंगे बराबर है, हमारे बैंक के अंदर पैसा आ चुका है,
तो हमको भी बैंक अकाउंट दिख रहा है, तुझे भी दिखा, मुझे भी दिखा, तूने भी लिखा, मैंने भी लिखा। नेक्स्ट, डिविडेंड। डिविडेंड हमारा इनकम है, सच्ची बात है। बैंक में पैसा क्यों आया है? लोन तो आया नहीं है, अपना इनकम आया हुआ है। मैं बोलूंगा शाबाश, तुझे डिविडेंड दिखा, मुझे भी दिखा, तूने डिविडेंड को लिखा, मैं भी डिविडेंड को लिखूंगा। फिर तुझे टाटा दिखा, मुझे भी टाटा दिखा, लेकिन मैं बोलूंगा डिविडेंड बस ये इनकम है। तो शायद रिलायंस के पास से आ सकता है, शायद टाटा के पास से आ सकता है, शायद इन्फोसिस के पास से आ सकता है, शायद विप्रो के पास से आ सकता है, शायद महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास से आ सकता है, शायद आईसीआईसीआई बैंक के पास से आ सकता है। जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है वो आता है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये इनकम है। अपने लिए वो किसके पास से आया है? उनके पास से पैसा आने का बाकी है कि आ चुका है? आ चुका है। मतलब बाद में अपने को उनका खाता लिख के रखने का है क्या कि भैया पैसा आने का बाकी है, कब दोगे कब दोगे? ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब उनको भूल जाएंगे तो भी चलेगा? नहीं सर, टाटा का नाम बहुत अच्छा लगता है, मैं भूलना नहीं चाहता हूं। मैं बोलूंगा शाबाश, नहीं भूलना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन कहां पे लिखने का? नरेशन में लिखने का। नरेशन में क्यों सर? अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, और डिविडेंड अकाउंट तो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और टाटा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। सर अभी तो गड़बड़ हो गई। आपका रूल कितना मस्त था, एक नॉमिनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक पर्सनल अकाउंट रहेगा तो पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन। ये आपका रूल है सर, लेकिन अभी गड़बड़ हो गया। अभी की गड़बड़ क्या है? एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट और तीसरा पर्सनल अकाउंट ही है। तो ये तो गारंटी है कि पर्सनल अकाउंट नरेशन में जाएगा, बट कौन सा पर्सनल अकाउंट नरेशन में जाएगा? मैं बोलूंगा कि अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो अकाउंट अपने को देखना पड़ेगा। अपने बैंक में पैसा आया है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ गया है, मतलब अपने लिए बैंक अकाउंट इंपॉर्टेंट है। टाटा का बैंक बैलेंस कम हो गया है, वो टाटा देख लेगा। हमको इंपॉर्टेंट क्या है? टाटा के पास से डिविडेंड मिला, रिलायंस के पास से डिविडेंड मिला, और क्या विप्रो के पास से डिविडेंड मिला, इन्फोसिस के पास से डिविडेंड मिला, स्टेट बैंक के पास से डिविडेंड मिला। जिधर जिधर से डिविडेंड मिला वो अपने लिए इनकम है। अपने बैंक अकाउंट में, अपने बैंक के खाते में पैसा आया हुआ है, तो बैंक अकाउंट विल गो इन द एंट्री, एंड टाटा या फिर द गिवर जो भी कुछ है, जिसने अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है, वो उसको हम बोलेंगे भैया आपको नरेशन में जाना पड़ेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, पेड रिक्शा चार्जेस टू रिक्शा वाला। पेड रिक्शा चार्जेस रिक्शा वाला, तो कॉमन मैन को क्या दिखेगा? सर रिक्शा चार्जेस है। मैं बोलूंगा शाबाश, तुझे भी दिखा, मुझे भी दिखा, तूने भी लिखा, और मैं भी लिखूंगा RIKSHAW, रिक्शा चार्जेस अकाउंट। तुझे भी दिखा, मुझे भी दिखा, रिक्शा चार्जेस अपना नॉमिनल अकाउंट है, लिख दिया। नेक्स्ट, कैश अकाउंट, कैश जारी है अपने पास से भरा और हमने पे किया है, तो मैं बोलूंगा शाबाश, रियल अकाउंट है। तुझे भी दिखा, मुझे भी दिखा, तूने भी लिखा, मैं भी लिखूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाद में कौन है? रिक्शा वाला अकाउंट, क्योंकि हमने सर रिक्शा चार्जेस किसको पे किया? हमने रिक्शा वाले को पे किया ना। तो रिक्शा वाले को पे किया तो इन दैट केस रिक्शा वाला अकाउंट बन गया ना। मैं बोलूंगा शाबाश, लेकिन फिर ये पर्सनल अकाउंट हो गया ना। और हमारा रूल क्या है? एक नॉमिनल, एक रियल, एक पर्सनल रहेगा, तो पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन। तो रिक्शा वाला तुझे भी दिखा, RIKSHAW, रिक्शा वाला तुझे भी दिखा, मुझे भी दिखा, तूने भी लिखा, लेकिन मैंने लिखने वाला नहीं हूं। मैं इसको अगर लिखने का रहेगा तो कहां पे डालूंगा? नरेशन में डालूंगा, बीइंग रिक्शा चार्जेस पेड टू रिक्शा वाला, ऐसा करके लिख दूंगा। बट रिक्शा वाले का अकाउंट बनाने वाला नहीं हूं। तो देखिए अभी हम लोग कौन से अकाउंट बनाते हैं, ये अपने को ठीक से सोचने को आना चाहिए। अब तक मैंने आपको आधा अधूरा रूल सिखाया हुआ है। कौन सा रूल सिखाया मैंने आपको? जब किसी ट्रांजेक्शन में एक नॉमिनल अकाउंट है, दूसरा रियल अकाउंट है, और तीसरा पर्सनल अकाउंट है, तो ये दोनों किधर जाएंगे? एंट्री में जाएंगे, और ये कहां पे जाएगा? नरेशन में जाएगा। फिर मैंने आपको और एक सिचुएशन सिखा दी, उसमें क्या सिखाया था? एक पर्सनल अकाउंट है, दूसरा रियल अकाउंट है, और तीसरा फिर से बार पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट तो एंट्री में जाने वाला है ही, और जो बाकी के दो पर्सनल अकाउंट है उसमें से कौन सा अकाउंट अपने को डायरेक्टली अफेक्ट करता है उसको चेक करो। कौन से अकाउंट के से अपना बैलेंस शीट को धक्का लगेगा, अपने पास के बैलेंस से चेंज हो जाएंगे, वो चेक करो। उस अकाउंट को एंट्री में रखो। तो जो पर्सनल अकाउंट तुम्हारे खुद के पोजीशन को चेंज करेगा वो पर्सनल अकाउंट को एंट्री में रखना, और जो पर्सनल अकाउंट तुम्हारे खुद के पोजीशन को चेंज नहीं करेगा उसको नरेशन में डालना। तो हो गया ना सर, दोनों रूल बता दिया आपने। मतलब हो गया। आप आधा अधूरा क्यों बोलते हो? क्योंकि मैंने अब तक आपको सिर्फ ऐसे वाले ट्रांजेक्शन्स के बारे में सिखाया हुआ है जहां पे हम लोग अपने ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं। तो सर हम लोग हमेशा अपने ट्रांजेक्शन की बात करेंगे ना, ये क्या बात कर रहे हो? तो आपने ही बोला था कि हमको अपने ट्रांजेक्शन्स की बात करना, अपने रिकॉर्ड करने।
तो हम दूसरे के ट्रांजेक्शन की बात क्या क्यों करेंगे? कभी कभी करने वाले हैं। एग्जाम्पल, आप कॉलेज को गए, आपको बहुत भूख लगा था, आप कैंटीन में गए, आपका दोस्त भी आपके साथ था। दोस्त आपका बहुत होशियार है या फिर बड़ा कंजूस है, उसने क्या कर दिया, हमेशा की तरह 2,000 रुपए का नोट निकाला, अभी वो सितंबर में खत्म होने वाला है, फिर 500 का नोट निकाला। अभी कैंटीन वाला बोलता है यार बड़ा पाव खाएगा और 500 रुपया निकालेगा, इसका कुछ मतलब है क्या? नहीं, इतना छुट्टा नहीं है। तो आपने आपके दोस्त का पैसा भी भर दिया। दोस्त ने क्या बोला, तू पैसा भर दे, मैं तुझे बाद में पैसा देता हूं। तो यू आर नाउ पेइंग कैश, बट नॉट जस्ट फॉर योर ओन ब्रेकफास्ट, यू आर पेइंग कैश फॉर इवन योर फ्रेंड्स स्नैक्स। दैट मीन्स यू आर डूइंग टू ट्रांजेक्शंस। खुद के लिए भी खाना ले रहे हो, खुद के लिए भी कुछ ना कुछ तो चटपटी चीजें ले रहे हो खाने के लिए, और वैसे ही दोस्त के लिए भी ले रहे हो, और दोस्त को गिफ्ट नहीं दे रहे हो। आपका आज बर्थडे नहीं है, आपका आज बर्थडे पार्टी नहीं है, दोस्त ने बोला मेरे पास छुट्टा नहीं है, तू दे दे, बाद में मैं तुझे छुट्टा दे दूंगा, चेंज मेरे पास नहीं है, मैं तुमको चेंज बाद में दे दूंगा। इसके लिए यू आर पेइंग नॉट जस्ट ऑन योर ओन बिहाफ, बट यू आर ऑल्सो पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ योर फ्रेंड। ऐसे वक्त कुछ और गड़बड़ हो जाती है, वो गड़बड़ आज सिखाने वाला नहीं हूं। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आज मैंने आपको आधे अधूरे रूल से सिखाए हुए हैं। आई हैव टोल्ड यू ओनली द ट्रांजैक्शंस वेयर ट्रांजैक्शंस ऑन योर ओन बिहाफ। अब तक क्या वाक्य मेरा? ट्रांजैक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ, सॉरी, ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। अभी तक मैंने सिखाया हुआ नहीं है, उसका रूल बाद में सिखाने वाला हूं। आज मैं आपको बोल के रखा है, दो आने वाले भविष्य की चीजें बता के रखी है। एक क्या, अपने को कॉन्ट्रा एंट्री नाम का टॉपिक आने वाला है सीखने के लिए, जब हम लोग कैशबुक नाम का टॉपिक सीखेंगे। और अभी मैंने आपको बता के रखा है एंट्रीज करने के टाइम जनरली रूल क्या बनता है, एक नॉमिनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक पर्सनल अकाउंट रहेगा। तो पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट गोज इन एंट्री। सिमिलरली एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा पर्सनल अकाउंट रहेगा तो रियल अकाउंट गोज इन एंट्री। रह गए दो पर्सनल अकाउंट, उसमें से जो अकाउंट हमको अफेक्ट करेगा दैट विल गो इन एंट्री, जो अकाउंट हमको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा उसको हम नरेशन में डाल देंगे। ये आपको एक रूल सिखा के हो गया है, एक्चुअली दो रूल सिखाए हैं, बट दीज टू रूल्स आर इन रिलेशन टू व्हाट, इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शंस ऑन योर ओन अकाउंट। अब तक कौन सा रूल सीखने का बाकी है? ट्रांजैक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। ये वाले ट्रांजैक्शन सीखने के बाकी है, वो भी सिखाने वाला, बड़ा मजा आने वाला है। आई होप नाउ यू कैन सी हाउ अकाउंटेंट इज हैविंग अ डिफरेंट आई ग्लासेस, व्हाट अदर्स आर सीइंग, ही इज क्लासिफाइंग इट। ये इमीडिएटली पूछता है ये ट्रांजैक्शन कौन सा वाला, खुद के बिहाफ पे है कि किसी और के बिहाफ पे है। इस ट्रांजैक्शन में जो अफेक्ट हो रहे दिखता है, यार ये रिक्शा वाला भी दिखा, रिक्शा चार्जेस भी दिखा और कैश भी दिखी, तो इसमें से किसको मैं नरेशन में डाल सकता हूँ, किसको मैं एंट्री में डाल सकता हूँ, ये उसको भी दिखना चालू होता है। टेंशन आया रहेगा तो टेंशन मत लीजिए, मुझे पूरा गारंटी है कि ये टॉपिक मेरा खत्म होगा तब तक आप मुझसे भी ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट बन गए रहोगे। तो डरने का नहीं है, ओके, मन लगा के साथ में मेरे साथ पढ़ाई करना है। चलिए जी, अगला पॉइंट करेंगे अभी। ये पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? प्रिपेयर अ चार्ट showing the analysis of the following in a tabular form according to the traditional approach। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 42 का, मतलब ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 142 का है। जरा मैं अपने आप को साइड में कर देता हूं। चलिए, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे बच्चे आ चुके हैं। मैंने सिर्फ फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द थिंग्स। सीरियल नंबर 2 एस्पेक्ट टू अकाउंट्स क्लासिफिकेशन रूल्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, ये अपने को करने का है। सर ऊपर तो 12 ट्रांजेक्शन है, आपने सिर्फ 6 ट्रांजेक्शन का टेबल बनाया हुआ है, टेंशन मत लीजिए, अगले स्लाइड पे बाकी के ट्रांजेक्शन रहने वाले हैं। तो आपको एक पूरा बड़ा फॉर्मेट ड्रॉ करने का है जिसमें अपने को 12 अलग अलग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का है। लेट मी स्टार्ट नाउ। राजेश साहेब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹85,000। मैं बोलूंगा टू एस्पेक्ट, कैश इज कमिंग इन and proprietor, or Rajesh Sahib is the giver. Who is Rajesh Sahib? Rajesh Sahib is our proprietor. Rajesh Sahib is the giver. टू अकाउंट्स कौन से है फिर? कैश मतलब कैश अकाउंट है और राजेश साहब मतलब कैपिटल अकाउंट है। सर मैं राजेश साहब अकाउंट लिखूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जनरली आप प्रोप्राइटर की बात करते हो तो इन दैट केस यू नीड नॉट राइट हिज नेम, यू कैन जस्ट राइट कैपिटल। जिस तरह से आप अपने पिताजी के बारे में बात करते हो तो यू डोंट टेक द नेम ऑफ योर फादर, यू जैसे बाबा, डैडी, पिताजी, जो भी कुछ आपका अलग घर में बात करने का ढंग रहेगा। पिताजी को आप जनरली नाम से नहीं बुलाते हो। वैसे ये बिजनेस के पिताजी है भैया, हम बिजनेस के अकाउंटेंट है, हम पिताजी का नाम नहीं लेंगे, बोलेंगे सीधा कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, ज्यादा बात नहीं करने के।
नहीं सर मुझे अच्छा लगता है, मैं राजेश साहिब कैपिटल अकाउंट ऐसा लिखूंगा। ठीक है भैया, अगर ऐसा लिखना है तो लिखो, लेकिन याद रखो सिर्फ राजेश साहब लिखा तो नहीं चलेगा, सिर्फ कैपिटल लिखा टेंशन नहीं, बराबर आ जाएगा। राजेश साहब कैपिटल लिखा तो भी चलेगा, आंसर कट नहीं, मार्क्स कट नहीं होंगे, आंसर गलत नहीं दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ राजेश साहब लिखा तब तो मार्क्स कटने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ नाम कब लिखा जाता है, जब वो डेटर है नहीं तो क्रेडिटर है, तब लिखा जाता है। जब हमने उसको गुड्स बेचा है, नहीं तो हमने उसके पास से गुड्स खरीदी किया है और पैसा देने का बाकी है, तो हम सिर्फ उसका नाम यूज करते हैं। प्रोप्राइटर का अकाउंट बनाने के टाइम हम सिर्फ नाम यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट नहीं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ऐसे अकाउंट यूज करते हैं। अगर बड़ा शौक रहेगा तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल शब्द के प्रीफिक्स में लिख सकते हो उसका नाम, दैट इज पॉसिबल, बट जनरली इट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन जस्ट से कैपिटल अकाउंट। क्लासिफिकेशन क्या है आपका, कैश अकाउंट मतलब मेरे ख्याल से रियल अकाउंट है, आपका भी वही ख्याल रहेगा। कैपिटल अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट है, ये भी आपका वही ख्याल रहेगा। तो रियल अकाउंट कमिंग इन मतलब डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, विच अकाउंट इज डेबिटेड, कैश अकाउंट इज डेबिटेड। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो मेरे ख्याल से राजेश साहब इज द गिवर, मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, तो राइट हियर क्रेडिट द गिवर। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, आई विल से कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। फटाफट पूरा करेंगे, हो गया पहला ट्रांजैक्शन। लेट अस कंसिडर सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहता है, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5,000, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹5,000। इसका मतलब गुड्स आर कमिंग इन, बट गुड्स का अकाउंट बनता नहीं है। कौन सा अकाउंट है गुड्स के लिए, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये 4 अकाउंट है, इसमें से कौन सा अकाउंट आएगा, परचेस अकाउंट आएगा। तो परचेस इज आवर एक्सपेंडिचर, परचेसेस is expenditure, and they have told you for cash, so cash is going out. So which are the 2 accounts which are affected, I will say purchases account is affected and cash account is affected. Purchase account कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेस मतलब अपना खर्चा है, मतलब डेबिट का रूल लगा दूंगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट के लिए रियल अकाउंट कौन सा कौन रूल चलेगा रे, अपने आपको पूछूंगा, कैश इज कमिंग इन क्या गोइंग आउट, गोइंग आउट, मतलब कैश इज आल्सो अगेन रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो भैया डेबिट किसको देंगे, परचेसेस को, और क्रेडिट किसको देंगे, कैश अकाउंट। हो गया सेकंड ट्रांजेक्शन पूरा, चलो फटाफट करेंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000, सब क्रेडिट बोला है, मतलब पार्टी का नाम देना चाहिए, बट पार्टी का नाम दिया नहीं है। मैं बोलूंगा ठीक है, अगर पार्टी का नाम दिया देना चाहिए लेकिन दिया नहीं है, तो हम लोग वहां पे क्या बोल देंगे, डेटर अकाउंट नहीं तो कस्टमर अकाउंट, बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ सोल्ड गुड्स। अगर परचेस रहेगा तो हम सप्लायर अकाउंट बोलेंगे, यहाँ पे सेल बोला इसका मतलब हम लोग कस्टमर बोलेंगे। हम जिसको गुड्स बेचते हैं वो हमारा कस्टमर है, हम जिसके पास से गुड्स परचेस करते हैं वो हमारा सप्लायर है। जिसके पास से गुड्स परचेस करते हैं वो सप्लायर, जिसको गुड्स बेचते हैं वो कस्टमर। तो अगर कस्टमर का नाम दिया रहेगा तो कस्टमर का नाम लिख देंगे। रियल लाइफ में तो कस्टमर का नाम पता रहता ही है, वरना हम उसको क्रेडिट पे गुड्स बेचने वाले है ही नहीं। ये तो हम लोग एकेडमिक क्लासरूम में सोच रहे हैं कि क्या करना है, वो अपने को नाम देने को भूल गए, बट अपने पास उसका आइडिया है। हम लोग क्या करेंगे, सेल का ट्रांजेक्शन रहेगा तो कस्टमर का नाम यूज करेंगे, मतलब कस्टमर अकाउंट यूज करेंगे। परचेस का ट्रांजेक्शन रहेगा तो हम लोग सप्लायर का नाम यूज करेंगे, सप्लायर का अकाउंट यूज करेंगे। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000, तो यहाँ पे आता है कस्टमर is the, oh sorry, customer is the receiver, yeah, and sales is income. So अकाउंट कौन से अफेक्ट हो गए, कस्टमर अकाउंट, और कौन सा अकाउंट है, सेल्स अकाउंट। क्लासिफिकेशन क्या बन जाएगा, कस्टमर इज द रिसीवर का क्लासिफिकेशन क्या होगा रे, ये पर्सनल है, और सेल्स इज इनकम मतलब कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। फिर अपने आपसे पूछूंगा कि बाबा कस्टमर क्या है, रिसीवर है, मतलब डेबिट द रिसीवर का रूल लगा दूंगा, डेबिट द रिसीवर
तो अकाउंट कौन सा डेबिट होगा? कस्टमर अकाउंट डेबिट होगा. आणि यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा? सेल्स अकाउंट क्रिएट. खत्म. नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹700 फ्रॉम राधिका. इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹700 फ्रॉम राधिका. सर अभी देखो ना, इंटरेस्ट अकाउंट आ गया. सर रिसीव्ड बोला है मतलब कैश अकाउंट रहेगा, पर सर राधिका अकाउंट भी है क्योंकि राधिका के पास इंटरेस्ट मिला हुआ है. मैं बोलूंगा शाबाश, मतलब इस ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट अकाउंट है क्या? हाँ है. कैश अकाउंट है क्या? हाँ है. सर आपको किधर दिखा कैश अकाउंट? बिकॉज दे हैव यूज्ड द वर्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड. रिसीव किया मतलब कैश आ चुकी है. इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब कैश अकाउंट आ गया है. तो इंटरेस्ट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, और ऊपर से राधिका अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. अभी अभी गर्मा गर्म ताजा ताजा रूल सिखाया था. रूल में क्या सिखाया था? व्हेन अ ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स वन नॉमिनल अकाउंट, वन रियल अकाउंट, वन पर्सनल अकाउंट, देन वी कंसिडर that the personal account goes in narration. अकाउंटेंट का चश्मा डालो, अपने आप धुंधा धुंधा दिखने वाला चीज गायब हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, आपको समझेगा कौन सा अकाउंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा चीज नरेशन में जाएगा. सो राधिका जाएगी नरेशन में, इंटरेस्ट अकाउंट और कैश अकाउंट रहेगा एंट्री में. सो विच आर द टू एस्पेक्ट्स? कैश इज कमिंग इन एंड इंटरेस्ट इज इनकम. कोई बोलेगा नहीं सर मुझे ऐसा लग रहा है कैश इज कमिंग इन एंड राधिका इज द गिवर. शाबाश, बहुत अच्छा लॉजिक है. ये भी चल सकता है ना सर, कैश इज कमिंग इन एट इंटरेस्ट, राधिका इज द गिवर. मैं बोलूंगा यस, ये लॉजिक चल सकता था, लेकिन ये कब चलता था? अगर राधिका ने आपको ऐसे ही पैसे दिए रहते थे, इंटरेस्ट के लिए नहीं दिए रहते थे, मतलब एक तो राधिका ने आपको गिफ्ट दिया हुआ है या फिर राधिका ने आपको लोन दिया हुआ है, तब मैं बोलूंगा राधिका इज द गिवर बोलना पड़ेगा. अब राधिका बिना वजह, बिना कारण, विदाउट एनी रीजन आपको पेमेंट नहीं कर रही है. Radhika is not paying without any reason. Radhika is paying on account of her responsibility to pay interest. So Radhika is not paying just because she likes you. Radhika is not paying just because she is giving you loan. Radhika is paying because she is having an obligation to pay interest. In that case, we can't say Radhika is the giver. Because जिनको जिनको हमने लोन दिया है, it may be given to Radhika, it may be given to Subhadra, it may be given to Satyabhama, it may be given to Rukmini. किसी को भी दिया रहेगा तो भी जिनको जिनको लोन दिया है वो सब लोग इंटरेस्ट देने वाले हैं. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट. राधिका इज नॉट इंपॉर्टेंट, सत्यभामा इज नॉट इंपॉर्टेंट, रुक्मिणी इज नॉट इंपॉर्टेंट. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो द लॉजिक इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹700 फ्रॉम राधिका. यहाँ पे अपने को कैश इज कमिंग इन, ये तो समझना आसान है. राधिका इज द गिवर, ये क्यों नहीं बोलने का है? क्योंकि राधिका इज नॉट पेइंग विदाउट एनी रीजन. राधिका इज पेइंग बेसिकली बिकॉज ऑफ हर ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट. सो वील हैव टू कंसिडर इंटरेस्ट इज इनकम. तो टू अकाउंट्स कौन से हैं? कैश अकाउंट है और इंटरेस्ट अकाउंट है. कैश अकाउंट अपना कौन सा अकाउंट है रे? कैश अकाउंट. कैश अकाउंट इज आवर रियल अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट इज आवर नॉमिनल अकाउंट. तो रियल अकाउंट बोलता है कमिंग इन बोलेगा तो डेबिट का रूल लगाना पड़ेगा. डेबिट व्हाट कम्स इन. और इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. यहाँ पे उसको इनकम होने की वजह से क्रेडिट देना पड़ेगा. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब कैश अकाउंट एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स मतलब इंटरेस्ट अकाउंट. हो गया रे, हो गया. अगला पॉइंट, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड. अरे मैंने कुछ भूल गया यहाँ पे. अच्छा, मेरा चौथा ट्रांजेक्शन बाकी है. ये मेरा 5वां ट्रांजेक्शन था, तो ये मेरा 5वां ट्रांजेक्शन है और चौथा ट्रांजेक्शन यहाँ पे करता हूँ. ओके, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र ₹12,000. कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ₹12,000 मतलब कैश इज गोइंग आउट. कैश इज गोइंग आउट एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज रिसीवर. सो कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए? बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट एंड कैश अकाउंट. बैंक ऑफ महाराष्ट्र कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है. और कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. तो सर पर्सनल अकाउंट को नरेशन फटका मारूंगा, बिल्कुल नहीं चलेगा. मैं वो क्या बोला था, जहां पे 3 अलग अलग ट्रांजैक्शंस रहेंगे, एक रियल, एक नॉमिनल, एक पर्सनल, वहां पे पर्सनल गोज इन नरेशन.
बाबा लोग यहाँ पे दो ही लोग हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैश अकाउंट, और कुछ है ही नहीं। तो इन दैट केस बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज दैट पर्सनल अकाउंट विच इज गोइंग टू कम इन एंट्री नाउ, अदरवाइज तुम पूरा कैसे करोगे? आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। जहां पे नॉमिनल पर्सनल रियल ऐसा होता रहेगा तो पर्सनल गोज इन नरेशन। यहाँ पे दो ही तो लोग हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैश, सादा सादा ट्रांजेक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जिस ट्रांजेक्शन में वन अकाउंट अफेक्टेड इज बैंक अकाउंट, अदर अकाउंट अफेक्टेड इज कैश अकाउंट, तो डेबिट रहेंगे क्रेडिट रहेंगे, लेकिन दोनों अकाउंट मतलब सिर्फ बैंक एंड कैश रहेगा तो समझ जाने का दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री है भैया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसीवर, मैं बोलूंगा डेबिट द रिसीवर, और कैश इज गोइंग आउट मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट द रिसीवर मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट को डेबिट देता हूं, और कैश इज गोइंग आउट मतलब कैश अकाउंट को क्रेडिट देता हूं। देखो भैया, आपको ना अभी यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन तो पूछते नहीं हो। मैं तो हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दो, मतलब मुझे समझेगा कि आपको कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन आता है, तो उसके हिसाब से मैं अगले लेक्चर से वो रिकॉर्ड करने के टाइम याद रखूंगा कि ये क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है। तो मैं खुद ब खुद अभी तक के लिए क्या करता हूँ, खुद ब खुद सोचता हूँ कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ पे अटकते हैं। अभी मेरा जो पिछले 25-30 साल का एक्सपीरियंस है सिखाने का, उससे मुझे जो मालूम है कि यहाँ पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे एग्जाम में हमेशा कंफ्यूजन करते, मिस्टेक करते हैं, वो सब मैं खुद ब खुद आपको बता रहा हूँ कि ये डाउट आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, मन में ऐसा कंफ्यूजन होगा। एग्जाम में तो अपने को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, अपने से आगे 4 बेंच के आगे बैठने वाले बच्चे को भी अपने को दिखता है कि उसने क्या लिखा है। हम लोग लिखते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड कैश अकाउंट, लेकिन बाद में अपने को लगता है यार उसने कुछ अलग लिखा है, मैं अपना आंसर चेंज करूंगा। ये गधापन करने का नहीं है, दूसरे का देखने का ही नहीं, कॉपी करना ही नहीं है। और दूसरी बात, दिव्य दृष्टि को जरा संभाल के रखने का है, उसको जरा अंदर की तरफ मोड़ दीजिए और सोचने का कोशिश कीजिए कि कौन सा अकाउंट है। मैंने जो रूल बताया कौन सा है? वन पर्सनल, वन रियल, वन नॉमिनल, तो फिर पर्सनल विल गो इन नरेशन। जहां पे दो ही लोग हैं, एक रियल और एक पर्सनल है, तो देर इज नो टेंशन, पर्सनल अकाउंट विल नॉट गो इन नरेशन, इट विल कम इन एंट्री। ओके, सो फिफ्थ ट्रांजेक्शन भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। अब मुझे देखना है सिक्स्थ ट्रांजेक्शन। पेड, पेड मतलब कैश, रेंट, रेंट मतलब एक्सपेंडिचर, टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, अरे शाबाश, एक अकाउंट है, 3 लोग अफेक्ट हो गए। कौन से लोग अफेक्ट हो गए? कैश, रेंट एंड लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। whenever any transaction affects the nominal account, real account and personal account goes in narration, पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन। तो लैंडलॉर्ड चले जाएंगे नरेशन में, और अपने को देखना पड़ेगा कौन सा अकाउंट? रेंट इज एन एक्सपेंडिचर एंड कैश इज गोइंग आउट। सो रेंट अकाउंट है और कैश अकाउंट है। रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। मैं बोलूंगा डेबिट ऑल expenses and losses and credit what goes out. तो रेंट अकाउंट इन डेबिट एंड कैश अकाउंट इन क्रेडिट, और जिसको अच्छा लगता है उसके लिए लैंडलॉर्ड अकाउंट इन नरेशन, नॉट इन द एंट्री। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब मुझे करना है 7th से आगे 12th तक के ट्रांजेक्शन, फिर लेक्चर खत्म कर दूंगा। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ब्रिजमोहन ₹7,000। बॉट गुड्स फ्रॉम क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, गुड्स गुड्स गुड्स, गुड्स मतलब परचेस अकाउंट बनेगा। क्रेडिट बोला है मतलब कैश अकाउंट नहीं है, और ब्रिज मोहन का नाम तो अभी लगेगा। जब तुम क्रेडिट की बात करोगे तो पार्टी इज इंपॉर्टेंट, तो बोलूंगा 2 एस्पेक्ट। एक क्या रे, गुड्स आर कमिंग इन मतलब परचेस इज आवर एक्सपेंडिचर, परचेसेस इज एन एक्सपेंडिचर, एंड ब्रिज मोहन is giver. So 2 accounts affected are purchases account and ब्रिजमोहन अकाउंट। परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ब्रिजमोहन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। रूल्स कौन से हैं? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बनेगा आपका? नॉमिनल अकाउंट का रूल बनेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ब्रिजमोहन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिटेड कितना आपका? डेबिटेड का अमाउंट रहेगा आपका परचेस अकाउंट, अमाउंट नहीं, अकाउंट रहेगा आपका परचेस अकाउंट।
परचेसेस लिखने का रहता है, परचेस नहीं लिखने का रहता है। और क्रेडिट किसको देंगे हम लोग? ब्रिजमोहन को दे देंगे, ब्रिजमोहन अकाउंट। चलिए जी, 7th ट्रांजेक्शन भी हो गया। नेक्स्ट, विड्रियो कैश फ्रॉम बैंक ₹1000 फॉर ऑफिस यूज। घर के लिए लेके नहीं जा रहा है, ड्राइंग अकाउंट को यूज करने की जरूरत नहीं है। घर का पैसा बिजनेस में, कैपिटल। बिजनेस का पैसा घर पे, ड्राइंग। बिजनेस के बैंक में से पैसा निकाल के बिजनेस के ही ऑफिस में लेके आया, तो घर से आया नहीं, घर को गया नहीं। कैपिटल को भी हाथ मत लगाना और ड्राइंग को भी हाथ मत लगाना। फिर क्या करना पड़ेगा? कैश अकाउंट को हाथ लगाना पड़ेगा क्योंकि कैश इज कमिंग इन, एंड बैंक अकाउंट को हाथ लगाना पड़ेगा क्योंकि बैंक इज द गिवर। मतलब मैं बोल सकता हूं कैश इज कमिंग इन, बैंक इज गिवर। टू अकाउंट्स, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है रे? रियल अकाउंट है। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अभी यहाँ पे याद रखने का दो ही लोग हैं, मतलब ये कौन सा वाला है रे? कॉन्ट्रा एंट्री, कैश बैंक कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, चलो। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट द गिवर। सो डेबिट किसको करेंगे हम लोग? कैश को। और क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग? बैंक को। हो गया 8वां ट्रांजैक्शन। थकना नहीं, थकना नहीं, सोना नहीं बाबा लोग, मेरे साथ रहना है आपको। 9th ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स, सॉरी परचेस कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर गुड्स नहीं है। मतलब भले ही यहाँ पे परचेस शब्द आया रहेगा, तो भी हम लोग परचेस अकाउंट को यूज करने वाले नहीं है, हम लोग कंप्यूटर अकाउंट को यूज करने वाले हैं। और आगे बोला उन्होंने कैश बोला है, मतलब पार्टी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम में पार्टी का नाम दिया भी रहता था तो भी हम बोलते थे एक रियल अकाउंट, कौन? कंप्यूटर। दूसरा रियल अकाउंट, कौन? कैश। तीसरा पर्सनल अकाउंट, पार्टी का नाम, वो पर्सनल अकाउंट विल गो इन नरेशन, ऐसा करके बोलते थे। यहाँ पे पार्टी का नाम दिया ही नहीं तो काम ही खत्म हो गया। मैं बोलूंगा कंप्यूटर इज कमिंग इन, एंड कैश इज गोइंग आउट। कंप्यूटर इज कमिंग इन मतलब कंप्यूटर अकाउंट, एंड कैश इज गोइंग आउट मतलब कैश अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन क्या है तुम्हारा कंप्यूटर अकाउंट का रे? रियल अकाउंट है। और कैश अकाउंट भी कौन सा है? रियल अकाउंट है। तो ये मस्त वाला ट्रांजैक्शन है जहां पे हम लोग सिर्फ रियल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट के रूल कंप्लीट करके पूरा कर सकते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड इमीडिएटली क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट देना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट देना है। हो गया मेरा 9th ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, पेड मोबाइल बिल, ब्रैकेट में बोला है ऑफिस। घर का मोबाइल बिल पे नहीं किया है, ऑफिस का मोबाइल बिल पे किया है। तो पेड मोबाइल बिल ऑफ ऑफिस ₹500। मैं बोलूंगा शाबाश, पेड बोला है मतलब कैश चली गई। मोबाइल बिल मतलब अपना टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया है। ऑफिस का है मतलब ड्राइंग वाइंग बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, ₹500 बोला है तो मैं कहूंगा यहाँ पे क्या रहे? टेलीफोन चार्जेस पेड, एंड कैश इज गोइंग आउट। तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट आ गया। कोई बोलेगा नहीं सर मैं मोबाइल बिल अकाउंट, चलेगा, ठीक है भैया। मोबाइल बिल बोलो, टेलीफोन चार्जेस बोलो। मैं लिखता हूँ टेलीफोन चार्जेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कौन से अकाउंट है फिर ये? नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बनेगा? डेबिट। इधर क्या रहे मेरा इरेजर? 1 मिनट, हाँ बाबा लोग। टक 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 टक, चलो रे चलो रे, हाँ जी चलो। अभी वापिस पेन। ओ, हाँ जी, पेन आ चुका है। अब मुझे बोलना पड़ेगा नॉमिनल मतलब डेबिट ऑल expenses and losses and credit what goes out। क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट का रूल लगा रहा हूं। तो ये कौन सा अकाउंट है तुम्हारा? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट है। और रियल अकाउंट कौन सा है बोलेगा? तुम्हारा कैश अकाउंट आ जाएगा। ओके, सो हो गया जी। 10th क्वेश्चन हो गया। 11th पॉइंट, सोल्ड।
ओल्ड मोबाइल ऑफ ₹2000 फॉर ₹2000, सॉरी, सोल्ड ओल्ड मोबाइल फॉर ₹2000 में बोलूंगा इसका मतलब कैश इज कमिंग इन एंड मोबाइल इज गोइंग आउट। तो बोलूंगा इसका मतलब एक कैश अकाउंट है और एक मोबाइल अकाउंट है, ये भी रियल है और ये भी रियल है, दो दो रियल अकाउंट है। मतलब फिर से एक बार हम लोग डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं। मतलब कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और मोबाइल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। इस तरह से अपना काम पूरा हो चुका है। वेरी गुड। बाबा लोग अपना ये लेक्चर अपने दोस्तों को शेयर करते हो ना, प्लीज जरा शेयर करना। हमेशा याद रखो, ज्ञान बांटोगे तो आपको फायदा होगा, बिकॉज देन यू विल ऑटोमेटिकली बी इन कंपनी ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, दैट विल अगेन हेल्प यू फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग योर मार्क्स। चलिए जी, रिसीव्ड रेंट ऑफ ₹1000 फ्रॉम टेनेंट, रिसीव्ड रेंट ऑफ ₹1000 फ्रॉम टेनेंट, रिसीव्ड बोला है मतलब सर कैश आ गई है, रेंट है सर, टेनेंट भी है, मैं बोलूंगा शाबाश, मतलब 3 अकाउंट हो गए, एक कैश अकाउंट, एक रेंट अकाउंट और एक टेनेंट अकाउंट। बट टेनेंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। एनी ट्रांजैक्शन विच अफेक्ट्स वन नॉमिनल अकाउंट, वन रियल अकाउंट एंड वन पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन। मतलब मैं कहूंगा मुझे सिर्फ देखना है कैश इज कमिंग इन एंड रेंट इज इनकम, तो कैश अकाउंट and rent account. Cash account is real account. Rent account is nominal account. Real account कहता है debit what comes in. तो यहाँ पे आपका कैश अकाउंट होने वाला है एंड रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, उसको इनकम बोला है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रेंट अकाउंट सर, टेनेंट अकाउंट नरेशन बीइंग रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, ऐसा करके पूरा करना पड़ेगा। तो हो गया अपना क्वेश्चन पूरा। ट्रेडिशनल टेक्निक का जो जो सिखाने का था सिखा के हो गया, ट्रेडिशनल टेक्निक का जितना प्रॉब्लम करने का था करके हो गया। जो रूल आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए नहीं है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मदद कर सकते हैं, वो सब रूल भी मैंने बता दिया आपको कि जिस ट्रांजैक्शन के अंदर एक नॉमिनल पर्सनल रियल अकाउंट रहेगा तो पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन, जिसके अंदर दो रियल और एक पर्सनल रहेगा वहां पे भी पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन, जहां पे दो दो पर्सनल और एक रियल ऐसा कुछ रहेगा तो इन दैट केस जो पर्सनल अपने को अफेक्ट करता है वो लिखने का एंट्री में और जो पर्सनल अपने को अफेक्ट करता नहीं उसको लिखने का नरेशन में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो आज का लेक्चर जरा लंबा चला है, मुझे लगता है शायद आपको अभी नींद आती रहेगी, तो आराम से सो जाइए। कल सुबह उठ के फिर से बार लेक्चर देखिए, जहां पे अटक गए रहिए पूरा कर दीजिए, नोटबुक पूरा कीजिए। ओके, सो थैंक यू ऑल, बी विथ मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। कल मैं मॉडर्न अप्रोच का रिवीजन करूंगा, मॉडर्न अप्रोच के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अगर कल मॉडर्न अप्रोच पूरा हो गया तो परसों मैं नया टेक्निक सिखाऊंगा। ओके, चलो दिन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, बाय।